अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चे एक खाली सफ़े की तरह होते हैं। हम इनके सामने जैसा माहौल रखते हैं, जैसी बातें करते हैं और जैसा रवैया अपनाते हैं, वो वैसा ही सीखते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन ही से बच्चों के अंदर अच्छी आदतें पैदा की जाए, क्योंकि यही आदतें आगे चलकर इनकी शख्सियत और मुस्तकबिल बनाती हैं। और आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों के अंदर अच्छी आदतें कैसे पैदा की जाए और वालिदैन या घर वाले इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को सिर्फ समझाया ना जाए, बल्कि ख़ुद भी वही अमल किया जाए, क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। और अगर घर में बड़ों का रवैया नरम और अच्छा होगा तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों से सख्ती के बजाय प्यार और सब्र के साथ बात की जाए, क्योंकि अगर बच्चा कोई गलती करे तो इसे डांटने की बजाय नरमी से समझाएं, क्योंकि मोहब्बत से समझाई गई बात बच्चे जल्दी सीखते हैं। और बच्चों में छोटी छोटी अच्छी आदतें आहिस्ता आहिस्ता डालें, जैसे सलाम करना, किसी का शुक्रिया अदा करना और अपने से बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करना, और जो अपनी चीज़ें हैं वो तरतीब दे के रखना और सही बात करना। और जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट लाजमी करें, क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को टाइम दें, उनके दोस्त बने, उनके साथ बैठें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें उनका दिन कैसा था, उनके साथ खेलें और जो वो आपको बात बताएं वो अच्छी तरह सुनें, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को डिसमिस ना करें, क्योंकि अच्छा माहौल और जो वालिदैन की अटेंशन है वो बच्चों के ब्रॉटअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और याद रखें कि जो अच्छी आदतें हैं वो एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर बच्चों की हम सही तरबियत दें, उनको सही से गाइड करें, उनके दोस्त बने, उनको अच्छे से समझाएं, तो यही बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान भी बनते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ज़िंदगी के हर मैदान में इतने पुरएतमाद कैसे दिखाई देते हैं? चाहे कोई मुश्किल घड़ी हो या कोई उन्होंने नई शुरुआत करनी हो, वो कभी भी घबराते नहीं हैं। और आखिर कॉन्फिडेंट लोगों की सोच हमसे इतनी अलग क्यों होती है? और दूसरी तरफ हम में से अक्सर लोग अपनी नज़रों में ख़ुद को कम समझने लगते हैं, सेल्फ़ डाउट का शिकार होते हैं। और ये जो हमारे अंदर का डर है, जिससे इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ये हमें ग्रो नहीं करने देता। और ये डर हमें कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती हैं, तुम ये नहीं कर सकते। तो आखिर इस डर को कैसे हराया जाए और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए जो हमारी ज़िंदगी बदल दे? और इस पर ही आज बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट। अच्छा डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले बताएं कि जो लोग, हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जॉब चली गई, कुछ बुरा हो गया, कोई सीट छिन गई, वो फिर भी कॉन्फिडेंस नज़र आते हैं, उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी नहीं होती या वो सिंपैथी नहीं गेन करते जगह जगह जाके कि ये हो गया वो हो गया, और वो बड़े अपनी ज़ात में कंटेंट रहते हैं। yes. और पुरएतमाद रहते हैं और उनको पता होता है कि आई विल गेट समथिंग बेटर। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों को हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बात की है, कि वो सेल्फ़ डाउट का शिकार होते हैं। और उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कामयाब होता हुआ देख नहीं सकते, उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ जाती है, उनका बस मतलब वो अपना कुछ नहीं करना चाहते। अगर कोई कुछ कर रहा है वो चाहते हैं बस इसकी जगह मैं आ जाऊँ जल्दी से, मतलब खुद से उन्होंने ग्रो नहीं करना। तो आपको नहीं लगता जो लोग सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है उनके अंदर? जी बिल्कुल, आपने पहला लफ्ज़ जो यूज़ किया है इनसिक्योरिटी का, ये ज़्यादा बेहतर है। और मज़े की बात है कि अक्सर औकात इनसिक्योर आदमी अपने आप को कॉन्फिडेंट पोज कर रहा होता है। Exactly. वो ये शो करता है, वो उतना ही शैलो होता है, उतना खोखला होता है, वो शो करता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क देख लें पहले, ताकि आगे गुफ्तगू के लिए ना हमारा एक बुनियाद बन जाए। कॉन्फिडेंट आदमी, जैसा कि आपने कहा, बड़े से बड़ा सेटबैक हो जाए, बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, वो अपना एतमाद, खुद पर एतमाद वो लूज़ नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी शख्सियत को निखारा होता है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी कैरियर बिल्डिंग की होती है। उसे पता है कि एक आध स्टेप ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम आगे पीछे हो जाता है, चैलेंजेस आते हैं मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं हर हाल में मैनेज कर लूँगा। ये एतमाद उसे पुरसुकून रखता है, उसकी आवाज़ को बुलंद नहीं होने देता, उसकी सांसों को बेतरतीब नहीं होने देता, दिल की धड़कन नहीं बढ़ाता। ऐसे लोग ब्लड प्रेशर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का शिकार भी कम होते हैं, क्योंकि वो पुरसुकून रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इनसिक्योर है, जैसा कि आपने कहा कि वो दूसरों की खुशियों से भी जल रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं।
जॉब्स में आप लोगों ने कई जगह पे शायद अप्लाई किया हो, गई हो, अगर आपका इंटरव्यू लेने वाला आदमी इनसिक्योर है तो वो कभी भी स्मार्ट आदमी को जॉब नहीं देगा। उससे ये डर रहता है कि अगर कोई स्मार्ट आदमी इस इदारे में आ गया तो एक ना एक दिन वो मेरी जगह पर पहुंच जाएगा। मियाँ बीवी हमसे आगे निकल जाएगा, ये मेरी सीट पर आ जाएगा। मियाँ बीवी में अगर कोई एक पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, इनसिक्योर फील करता है, तो वो अपने दूसरे पार्टनर को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा ताकि इसकी शख्सियत पिस जाए, दब जाए और मेरी कमियों पर इसकी नज़र ना जाए। उसमें भी ये मामला साथ साथ चल रहा होता है। फिर इनसिक्योर लोग अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए दूसरों पर ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई तनकीद कर दे इनके ऊपर तो ये समझते हैं कि मेरी ज़ात के ऊपर हमला हो गया है। जबकि कॉन्फिडेंट आदमी तनकीद को खुश दिली से इस्लाह के तौर पर कबूल करता है। मुख्तसर अगर इसे क्लोज करूं तो ये है कि कॉन्फिडेंट आदमी अपने आप को कबूल करता है कि मैं जैसा हूं, आई ओन इट, और मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और इनसिक्योर आदमी अपनी ज़ात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं पाता, वो समझता है मैं बेहतर नहीं हो सकता, लिहाजा दूसरों को छोटा करता हूँ, दूसरों की तजलील करता हूँ, दूसरों की टांगें खींचता हूँ ताकि वो भी मेरी लेवल पर आ जाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर आरिफ, ये बताएं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं कि वो सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, उनको नज़र आ जाता है हमें कमियां, वो कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं कि हम इन चीज़ों पे काम करें, इन चीज़ों को बेहतर करें। और मुझे लगता है यही मेन काम है कि जब आपको रियलाइज़ हो गया तो ऑब्वियसली आप जो है उसको ओवरकम करोगे, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके कहोगे कि मुझे बेहतर करना है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं जो इनसिक्योर हैं, ये जैसे आपने बात की दूसरों की तजलील करते हैं, वो एक छोटे छोटे मिजरेबल से ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें गॉसिप्स करते हैं, हाँ तो ये आदतें कितनी उनके लिए बुरी हैं और इस पर वो कैसे काम कर सकते हैं? देखें, जिंदगी को जो आप देंगे वही आपके पास लौट के आएगा। बट लाइफ इज एन इको, ऑल कम्स बैक, गुड और बैड। जो आप देते हैं वो वापस आता है। अब आप जर्नल बना के देखिए अपना 1 महीने का कि आपने कितना टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड किया, वहाँ पर आपका महवर गुफ्तगू क्या था, लोगों की ज़ात थी, लोगों की शख्सियात थी या ग्रूमिंग थी, बेहतरी थी कि प्रॉब्लम्स थी। जब आप 1 महीने का जर्नल बना लेंगे ऑनेस्टी के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप एक सही तरक्की करने वाले, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले कॉन्फिडेंट इंसान हैं या आप एक इनसिक्योर इंसान हैं जो अपने और दूसरों की राह में रुकावट डालता है। जब आपने एनालिसिस कर लिया तो फिर आपके पास फैसले की ताकत आ जाती है कि मुझे इसी डगर पर चलना है और सारी ज़िंदगी लोगों को, किस्मत को, इदारे को, मुल्क को, लाइफ पार्टनर को, माँ बाप को, असातिज़ा को कोसना है, या मैंने अपनी शख्सियत को आहिस्ता आहिस्ता निखार के आगे की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आप सेल्फ जर्नलिंग करें, ये आपको एक सही एनालिसिस दे देगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पुरएतमाद होने में और मगरूर होने में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बात भी ठीक है। आई फील लाइक बहुत ही थिन लाइन है। जी जी, बहुत थिन लाइन है। देखें, मुझे अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद है कि मैं इस चैलेंज से निकल सकता हूँ, ये है एतमाद। लेकिन मैं आसपास लोगों को कहता हूँ कि ये किसी काम के नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, मेरे में तो ये है, इनमें ये नहीं है। भाई, आपका ब्रॉटअप, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर चीज़ का फ़र्क है। आप अपनी पोजीशन में रहते हुए उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ना। उसकी पोजीशन को तो आप जानते ही नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन को आप जानते नहीं तो फिर आप लोगों को हकीर जानने लगते हैं। जब आप लोगों को हकीर जानते हैं, उन्हें अपने से कमतर समझते हैं, तो फिर ये आपके अंदर गुरूर लेके आता है। और गुरूर फिर आपके अंदर एक ऐसी रिजिडनेस लेके आता है कि मैं हर मामले में दुरुस्त हूँ, जो मैंने कह दिया वो हरफ आखिर है, फिर आप कोई राय कबूल नहीं करते। और ऐसे लोग जब सिग्नेचर करते हैं, ग्राफोलॉजी एक इल्म है जिसमें आप सिग्नेचर और राइटिंग के ज़रिए लोगों की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। अच्छा। जब आप इस तरह के लोगों के, मगरूर लोगों की, अनापरस्त लोगों के सिग्नेचर देखें तो उसमें से अक्सर लोग सिग्नेचर करने के बाद आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। मतलब नाम लिखा, सिग्नेचर, आखिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या है? दिस इज द एंड। इसके बाद कोई आर्गुमेंट, किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। मतलब वो सब ऐसे ही होते हैं जो भी फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ, जो मेजॉरिटी, यस मेजॉरिटी, क्योंकि कई चीजें देखनी पड़ती हैं। वो सिमेट्री क्या है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, लाइन नीचे की तरफ जा रही है, नुक्ते कहाँ पे लगा रहा है, कई चीजें हैं। लेकिन एक पार्ट फुल स्टॉप, मेरे बाद फुल स्टॉप, इसके बाद कोई बंदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें पेरेंटिंग का क्या रोल होता है? क्योंकि कुछ लोगों की चाइल्डहुड कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि वो बचपन से इनसिक्योर होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें पेरेंटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, उनके घर के माहौल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और अक्सर फिर ऐसे इदारों में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, उनको बुली करके, उनके बारे में, जैसे मैंने पहले बात की, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके बारे में उनको बुली कर रहे होते हैं। आइदर इट्स योर स्कूल या आप किसी इदारे में जाएँ, कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें भी ये होता है। तो इसमें क्या आपके घर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, अभी तो रिसर्च ये बताती है कि एडल्टहुड के जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी अक्सरियत, यूँ कह लें कि 80 to 90% की वजह
आपके चाइल्डहुड में बनती है। वो चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, आसपास के लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि 5-7 साल की उम्र तक बच्चे का माइंड बन जाता है कि आने वाली ज़िंदगी में उसने कैसे बिहेव करना है। वो अग्रेसिव होगा, पैसिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, पेसिमिस्टिक होगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसकी प्रोग्रामिंग इब्तदाई सालों में हो चुकी होती है। और इब्तदाई साल बच्चा माँ बाप के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्त अहबाब के पास या स्कूल में रहता है। अब मामला सिर्फ पेरेंट्स का नहीं रहा, स्कूलिंग में आप देखें कि प्राइवेट स्कूल्स जितने के क्वालिफाइड टीचर लेते हैं वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है। उस टीचर के भी अपने ऐसे कम्प्लेक्सेस होते हैं कि वो उन कम्प्लेक्सेस को बच्चों पे उंडेलती रहती है, अपना चिड़चिड़ापन, अपनी चीज़ें। मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। शुरू में तो हम पहले प्राइवेट स्कूल से हाई स्कूल में आए, तो उस वक्त जब हम पढ़ते थे तो कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल, सॉरी प्राइवेट स्कूल नहीं था, तो वो टाटो वाला स्कूल था। तो हम कुछ पेरेंट्स से मिलकर फैसला किया कि हम इन्हें बेंचेस हम ले देते हैं। अच्छा। ताकि बच्चे बेंचेस के ऊपर पढ़ सके ना। तो वो कुछ पेरेंट्स ने मिलके फंड किए और क्लासेस को 6 to ऑनवर्ड्स बेंचेस प्रोवाइड कर दिए। अब वो एक टीचर थे, उन्हें बहुत सख्त ये बात नागवार गुजरी। जब हमारी क्लास आती तो अक्सर औकात हमें कहते बाहर आ जाओ। हम बाहर आते, हमें वो ज़मीन पे बिठा देते, कहते अब अपने हाथ ऐसे ना ज़मीन पे मट्टी में मलो। हम हाथ मलते, फिर वो कहते अपने मुँह पर मलो, तुम्हारा गुरूर में खाक में मिला रहा हूँ। अब ये बात मुझे आफ्टर 45 ईयर्स भी याद है कि उस टीचर ने क्लास के साथ रिपीटेडली 5, 6, 7 दफ़ा ये किया। अब नतीजा ये है कि जब हम गुजरते हैं स्कूल से तो कई टीचर्स को देख के हम रुकते हैं, उन्हें लिफ्ट देते हैं, उनके हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हो वो उनके घर तक छोड़ के आते हैं, ईद पर उनके लिए तहाइफ दे के आते हैं। और एक तरफ ये एक अजीम टीचर थे जिन्हें देख के हम रास्ता बदल लेते थे। हमारे क्लास फेलोज उनका जिक्र करते हैं, नहीं ऐसे करना चाहिए, गालियों के साथ करते हैं। उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी चीज़ों को कवर करने के लिए कि ये कहीं पता नहीं कहाँ से लोग आ गए हैं, इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए यहाँ पर आ गए हैं, क्या होगा, उन्होंने हम लोगों की मत मारने की पूरी कोशिश की। और कई लोग उसकी वजह से कम्प्लेक्स का शिकार भी हो गए। तो टीचर भी इसमें रोल प्ले करता है, वालिदैन भी रोल प्ले करते हैं। बाज़ का जॉइंट फैमिली है, वो चाचा मामा ताया इकट्ठे कोई रह रहे होते हैं, उनमें से कोई शख्सियत भी ऐसी टॉक्सिक किस्म की नार्सिसिस्ट होती है जो बच्चों को पसंद नहीं करती या बच्चों को मिलने वाली खुशी को बर्दाश्त नहीं करती, वो रास्ते में रुकावट डालती रहती हैं। तो ये तमाम चीज़ें पर जहन में गिरहें पैदा करती हैं और ये गिरहें बड़े होकर पेचीदगियों में बदल जाती हैं। तो आपको एक जाते जाते हमें टिप्स दे दें कि कैसे जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो इसको ओवरकम कर सकें। देखिए, सबसे पहला आपको करना ये है, अपने आप को कबूल करें। अगर आप खुद अपने आप को कबूल, एक्सेप्टेंस, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस, अगर आप अपने आप को कबूल नहीं कर रहे, आप हर वक्त कोसते रहते हैं, कभी किस्मत को, कभी वालिदैन को, कभी टीचर्स को, फिर आपको दूसरे भी बुरे लगते हैं। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें और फिर कहें कि मैंने इस तरह के टफ सिचुएशन में भी ये कुछ किया, तो अगर मैंने अपने आप को ग्रो कर लिया तो फिर आने वाली नस्लें हमारी सुधर जाएंगी। तो पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो है उसे कबूल करें, उसके बाद ग्रोथ का सफ़र शुरू होगा। अगर आपने आज को कबूल नहीं किया कि मैं इस वक्त किस पोजीशन पे हूँ, तो आप कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फ एनालिसिस से आगाज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि आफ्टर अ सर्टेन एज आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ के लिए, मुझे ये लगता है आफ्टर 18, आफ्टर 20, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहेंगे 8th क्लास में मेरे साथ ये हुआ, उसकी वजह से मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, या वो 2 साल पहले मेरे साथ ये चीज़ हुई। मतलब एक चीज़ होगी, ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन, आपको उससे आगे बढ़ना, आपको खुद पे काम करना। अगर आप 4 साल पहले जैसे थे और अगर आप अभी भी वैसे हो तो यू आर अ मिजरेबल पर्सन। तो इस सवाल से थोड़ा सा गाइड करें कि जब आप बड़े हो जाते हैं, आप एडल्टहुड में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ के लिए। आप तो 12, 13, 14 साल के बाद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने 18 साल तो इन्हें और मार्जिन दे दिया, मगर इन लोगों ने एक एस्केप प्लान निकाला होता है अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए। मैं जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता क्योंकि उस वक्त हो गया था। अब सवाल आप अपने आप से खुद से पूछें कि क्या 8th क्लास में और अब में आप में कोई फ़र्क नहीं आया, या 8th क्लास की सिचुएशन को, 8th क्लास की बुलिंग को आप अपनी सारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त देंगे? इस बोझ को सारी ज़िंदगी सर पर सवार रखेंगे या बोझ को उतारेंगे? अब आप कहते हैं मुझसे बोझ उतारा नहीं जाता, तो भाई आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, मेरे जैसे लोग जो NLP या हिप्नोसिस के ज़रिए लोगों के साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो लोग मौजूद हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं कदम उठाते? कब तक दूसरों को इल्ज़ाम देते रहेंगे? वो सिर्फ इसलिए ताकि नाकामी का इल्ज़ाम बाद में मुझ पर ना लगे। मैं पहले से एस्केप प्लान बना के रखूं कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा कि मुझसे फ़लानी जगह पर, फ़लाने सन में, फ़लानी क्लास में ये हो गया था, बात ख़त्म। तो विक्टिम माइंडसेट से आप कैसे निकल सकते हैं? मैंने बताया आपको कि अगर आप खुद नहीं निकल पा रहे तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। प्रोफेशनल हेल्प तो मौजूद है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद करना चाहते हैं तो अपनी थॉट को पहले कागज़ पर मुंतकिल करें। जब आप अपनी सोचों को कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो आधा बोझ भी वहाँ से मुंतकिल हो जाता है। देन चैलेंज योर थॉट।
आपने कॉलम बनाया, उसमें आपने लिखा कि जब मैं क्लास 8 में था तो मेरे साथ ये हुआ, उसकी वजह से मैं एक बाएतमाद आदमी नहीं हूँ। ये सोच यहाँ से निकल के कागज़ पर आ गई। अब आगे उसे चैलेंज करें, क्या वाकई 15 साल पुराना वाकया मेरी ज़िंदगी को इस तरह सैबोतेज कर सकता है? क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या मेरे आसपास प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं हैं? मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर की मदद लेता हूँ जाके, मेरी गाड़ी ख़राब होती है तो मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ, मोबाइल ख़राब होता है तो इसके पास जाता हूँ, तो क्यों नहीं मैं ज़हनी सेहत के किसी माहिर के पास जाके इस मसले को हल करवा लूँ? मेरी पूरी ज़िंदगी बाकी है। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इसे ओन करेंगे, उस थॉट को चैलेंज करेंगे, तो फिर मसले का हल निकल आएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी के बारे में, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद थे, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और गर्मियों के आते ही जिस चीज़ का हम सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो है आम। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि आम तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है और इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं या आपका वेट गेन हो जाता है। तो आम को खाने का सही तरीका क्या है और एक दिन में हम कितने आम खा सकते हैं, और अगर आम की तासीर गर्म है, इस सवाल से जानेंगे। तो इसके बाद जो कहते हैं कि कच्ची लस्सी पीनी चाहिए, उसमें कितनी हकीकत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम इसहाक सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो सबको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एक तो गर्मियाँ तो चलें 40 क्रॉस कर जाती है जो हमारा टेम्परेचर है, लेकिन फ्रूट्स जो हैं, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। अब जैसे तरबूज है वो भी सबको पसंद होता है, आम तो सबका फेवरेट होता है। सही है। तो ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए, और अगर आम खा रहे हो तो उसके बाद कच्ची लस्सी लाजमी पीनी चाहिए, वरना पिंपल्स हो जाते हैं और आपको मैदे में गर्मी हो जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने इसको पैदा किस मौसम में किया? गर्मी का गर्मियों मौसम में। था और गर्मी के मौसम में पैदा किया। इट्स मीन कि ये सर्दी की जितनी अमराज जिस्म के अंदर जितने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे थे उनको ये डिटॉक्सीफाई कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए। सेकंड ये है कि ये हर शख्स के लिए ये नुकसानदेह भी नहीं होता। चंद लोग होते हैं जिनके लिए ये सूट नहीं करता। मतलब वो लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं आम की वजह से, जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो गर्म चीज़ें खाने से वो उनके खून की शिद्दत आ जाती है, उनके मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस हद तक तो ठीक है। जैसे शुगर पेशेंट है वो यूज़ कम करते हैं, इस तरह वो लोग जो ओबीज़ हैं उनको ये काम इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ ये नुकसान देने, अगर इसको आप एक मखसूस मिकदार के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ अ बैड। तो जिसे हम ये कहते हैं ना कि ये इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, मैं तो कभी भी नहीं कहता ये इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। मैं ये कहता हूँ इतनी मिकदार में जब इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉडी के ऊपर ये असरात देगा। आप इसको ये ना समझे इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये उतनी मिकदार में जब यूज़ करेंगे तो ये देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आए, आप उतनी मिकदार में इस्तेमाल करें, लेकिन आप चाहते हैं कि पिंपल्स ना हो, आपका वेट गेन ना हो और इस तरह की प्रॉब्लम, तो आपके कम मिकदार में और ज़्यादा से आपको 2 आम, जो कि सेहतमंद इंसान जो है उसको 2 आम छोटी मिकदार में एक दिन में इस्तेमाल करने चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते? हाँ, बेक ना करें, उन्हें किसी किस्म के इसके बुरे असरात नहीं नजर मिलेंगे। ठीक है, आपने कहा कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए जी। तो उनका भी बता दें कि एहतियात करनी चाहिए तो मतलब किस तरह खा सकते हैं। लाइक मिल्क शेक की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम मुख्तलिफ डिज़र्ट्स भी बनाते हैं, मैंगो डिलाइट और भी काफ़ी। तो क्या वो भी कंज्यूम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये जितनी आप इसमें मिल्क ऐड करते चले जाते हैं तो वो लोग जो है, एक तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें देता है, और ख़ास में वो लोग जो बहुत अंडर वेट होते हैं, वो बहुत तरह तरह के मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अपने वेट को पुट ऑन करने के लिए। जैसे वो छोड़ते हैं उनका वेट गिर जाता है। लेकिन मैंगो शेक एक ऐसी चीज़ है, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ उनका वेट प्लस होगा बल्कि वो छोड़ने के बाद डाउन भी नहीं होगा। वो लोग जो उनको HB लेवल कम है, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती हैं। वो जो लोग हर टाइम लेथार्जिक फील करते हैं, जिसमें कमज़ोरी है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं उनका HB लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लोग जिनका BP बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, वो मैंगो के इस्तेमाल करते हैं कम मिकदार के अंदर, तो चूँकि इसके अंदर पोटाशियम काफ़ी मिकदार में होता है तो उनका HB जो उनका BP है वो नॉर्मल में रहता है। ये बताएं
कि आम खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह के टाइम खाएं, कुछ लोग खाली पेट भी खाते हैं, तो खाली पेट खाना क्या सेफ़ है? और सोने से पहले भी खाते हैं, तो किस टाइम जो हम आम खाएं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊँ कि खाली पेट तो उससे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी है वो शुगर स्पाइक कर जाती है। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी शुगर पेशेंट उनके तो एहतियात करनी है, बाकी जो लोग खाली पेट खाएंगे एट द सडनली उनका शुगर स्पाइक कर जाए, क्योंकि ज़हर स्टमक में और कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ऐसा ये वो एब्ज़ॉर्ब हो, उसे फौरी एब्ज़ॉर्ब होना है, इंस्टेंट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और उनको शुगर जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। वो लोग जो लेट नाइट खाते हैं, ज़हर इसको डाइजेस्ट करने के भी टाइम चाहिए, तो उनको बदहज़मी की शिकायत हो जाएगी। तो फिर टाइम कौन सा बचा हमारे पास? दोपहर का टाइम बचता है हमारे पास, उस वक्त हम दोपहर के खाने के बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है। और इसमें उनके साथ इतना टाइम होता है शाम तक कि ये मैंगो जो ईज़िली उनको डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनके पेट में गैस सफारा नहीं होता, उनके मैदे में किसी की तेज़ाबियत नहीं होती, कोई भारीपन नहीं होता और कोई बोझपन भी नहीं होता उनके। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग इसका जूस भी बना के पीते हैं, तो उसके कितने फ़ायदे हैं? जी, इसके भी मैंने जैसे बताया कि इसको वैसे तो कोशिश तो करनी चाहिए हम इसको एज इट इज़ यूज़ करें, लेकिन अब जो लोगों को ज़रूरत है, जैसे बताया कि जो लोग अंडर वेट जा रहे हैं, तो उनको तो जूस के इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिनको वैसे भी अगर थोड़ी मिकदार में एक आध गिलास अगर ले भी लें तो इसका कोई नुकसान नहीं, इसके फ़ायदे ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके अंदर आपको विटामिन मिल रही होती हैं, इसके अंदर आपको फाइबर मिल रहा होता है, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें मिल रही होती हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है इंसान के लिए। इसे तो इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि जब हम आम लेते हैं तो उस पर मसाला भी लगाया होता है और केमिकल्स भी, ताकि वो ख़राब ना हो और पक जाएं उसके लिए, तो सही तरीका क्या है इसको साफ़ करने का कि हम जो केमिकल का नुकसान है उससे भी बच जाएं? असूली तौर पर तो ये होना चाहिए, इसको ऑर्गेनिकली यूज़ करना चाहिए। जो टपके का जिसे हम आम कहते हैं, जो दरख्त पे पक जाता है, बेसिकली बगैर केमिकल्स को यूज़ करने। लेकिन दौर हाजिर का चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स लगा के उनको पकाया जाता है, तो ज़हर है वो केमिकल्स क्या करते हैं, इसके जल्द के अंदर भी वो जज़ब होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम इसको कम अज़ कम 2 घंटा पानी के लिए इसको भगो के रख दें, ताकि जितने भी इसके केमिकल्स हैं वो सारे पानी के अंदर चले जाएँ और ये बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाए। तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, बड़ा सेफ़ वे ये है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। सवाल सर, मैं ना मोटापे की दवाई लेनी थी, आपके पास हकीम बैठा है, उससे पूछनी है दवाई। जी जी पूछें। मोटापे की दवाई पूछनी है, मोटापे की दवाई। मोटापा कम करने की दवाई? जी जी। कोई और मसला है आपको साथ? नहीं, आपके साथ कोई नहीं। नहीं ठीक है, ओके। मोटापे की दवाई बता दें उनको। दोस्त, पहली बात तो ये है कि मोटापा जो है उसके लिए आपको 3 चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले तो ये है कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, कम अज़ कम आधा से पौना घंटा। सेकंड ये है कि आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी और थर्ड ये है कि आपको डाइट प्लान को जो है वो करना पड़ेगा। अब मेडिसिन के अंदर ये हमारे पास तिब के अंदर बहुत सारी मुरक्कबात ऐसे हैं, जैसे अर्केमाइज़ल आ जाता है हमारे यहाँ, बहुत ही फेवरेबल है, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता है। वो किसी भी दवाखाने का बना बनाया है अर्केमाइज़ल, यानी मेज़र मीन पतला करने वाला, उसका नाम ही यही है। वो आपके किसी भी फार्मा से मिल जाता है, हर्बल फार्मा का बना हुआ मिल जाता है। लेकिन खाने के अंदर आपको 3 से 4 चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको फैट्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, आपको चीनी भी, जैसे मैं बताया, ये मीठे फल है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट यानी आपको गंदम है वो कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और चावल मुकम्मल तौर पर छोड़ेंगे। तो फिर खाएंगे आधा क्या? घंटा, हाँ, बाकी उसमें आप मैक्सिमम आप सब्जियों पे चले जाएं, आप प्रोटीन पे चले जाएं। अच्छा। जैसे गोश्त वगैरह है आप इस्तेमाल करें, आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। वेट गेन होने की असल वजह आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं आपके ग्लूकोज के अंदर। बॉडी ने जितना ग्लूकोज यूज़ कर लिया और बाकी ग्लूकोज क्या होगा, इन अ फॉर्म ऑफ द फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा और आपका वेट बढ़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चिकनाई से परहेज़ कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ नहीं करते। 2-2, 3-3 रोटियां भी खा रहे थे कि हमारा वेट कम हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। रोटी के अलावा कौन से कार्ब्स हैं जिससे हमें अवॉइड करना है? इंस्टेंट कार्ब जिसे हमें छोड़ने पड़ेंगे, जो फौरी तौर पे आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। जैसे चावल है आपके पास, जैसे मिठाइयाँ हैं आपके पास, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है आपके पास, जैसे चीनी है आपके पास,
या ये इस तरह के बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, मीठे फल लें, इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंस्टेंटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा मिकदार में जब आप लेते हैं तो वो आपको फ़ैट ही बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए अक्सर लोगों में ये गलतफहमी है कि हमने फ़ैट छोड़ दिए, हमारा वेट कम होगा। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं छोड़ेंगे तो उनका वेट कभी भी कम नहीं होगा। और साथ उन्हें कम अज़ कम जो है वो आधा घंटा वॉक करनी है और दिन में 10 से 12 गिलास पानी लेना है और ताकि और ज़्यादा फाइबर डाइट लेनी है ताकि उनका मैदा भरा रहे, उनको भूख का एहसास भी कम हो। और इसे कांस्टेंट लेना है, ये नहीं कि एक महीना खा के छोड़ दिया, लो जी हमारा वेट कम होगा, दोबारा फिर रीगेन कर जाएंगे वो लोग। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि कुछ लोग आम का अचार भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो बताएं सही तरीका क्या है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये अचार उन लोगों का फ़ायदा जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, जो खाते हैं और उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा खा लिया पेट भर गया और शाम तक कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लग रही, तो उसके लिए सीट्रस एक बेहतरीन किस्म है। चूँकि ये सीट्रस में आ जाता है अचार, उनके लिए बहुत अच्छा है, इससे इनकी भूख बहुत अच्छी होती है, हाजमे का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनका मिजाज बलगमी होगा, लेकिन वो लोग जो है जिनका मिजाज तज़ाबियत वाला है, जिनकी वजह से उनको ऑलरेडी वो सेंसिटिव है तुलसी से, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो नुकसान देगा, उनका गला ख़राब कर देगा और इनको खांसी भी पैदा करेगा, तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। लेकिन ये अचार अगर कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदा देता है। अगर मिजाज से हट के इस्तेमाल करेंगे, यानी वो लोग जिनका मिजाज है वो हमें तिब की ज़बान में सौदावी मिजाज कहते हैं, यानी जिनको सीट्रस सूट नहीं करते, खटास सूट नहीं करते, वो ये कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो ये बताएं कि अगर किसी ने ज़्यादा आम खा लिए हैं तो वो जो कहा जाता है कि कच्ची लस्सी बाद में पिए, तो ये क्या सिर्फ एक मिथ है या ऐसा होता है? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि ज़हर आप गर्म तासीर की जो भी चीज़ इस्तेमाल कर दें, अगर उसके साथ कुछ आप ड्यूरेटिक जन पेशाब आवर किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल की, जैसे कि लस्सी एक बेहतरीन पेशाब आवर है, एक तो ये उसकी गर्मी को न्यूट्रलाइज करेगी, देन उसकी गर्मी को पेशाब के रास्ते खारे भी कर देगी, इस तरह को दाने नहीं निकले। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है और लू भी चलती है, तो इस मौसम में सबसे अच्छे शरबत कौन से हैं? सबसे शरबत तो आपका केरी का शरबत आप बना के इस्तेमाल करें। आजकल मैंगो है, कच्चे आम लें, उसका शरबत बनाएं, वो बेहतरीन है कि उसके अंदर काफ़ी नमकियात भी मौजूद होती है, उसका वाटर लेवल भी क्वांटिटी भी काफ़ी होती है, तो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देती और आपको गर्मी की जो लू लगती है उससे भी आपको महफूज रखता है। और कौन से शरबत हम इस्तेमाल इसके लिए हमारे यहाँ शरबत बजूरी है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इन शरबत में जब हम चीनी डालते हैं, क्या हमें चीनी डालनी चाहिए? इतनी मिकदार में तो चूँकि जितने भी अब आ रहे हैं शरबत, उसके अंदर तो शरबत में चीनी ऐड हो रही है, उसमें ग्लूकोज ऐड हो रहा है, लेकिन अगर उसकी निस्बत कहीं उसमें शहद ऐड कर लीजिए, सिंपल शहद को पानी में डाल के शहद का पानी शरबत बना के लिए जाए और वो खालिस हो तो तमाम शरबत से बेहतर होता है। ठीक है। बजूरी आपने बताया कि शरबत बजूरी है, शरबत संदल है, शरबत इलायची है, ये तीनों शरबत बहुत अच्छे हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी टाइम हम इनको यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक है तो ये अपने बॉडी को जो है ना वो हाइड्रेट रखना है ना, क्योंकि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, फिर जब हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो और ज़्यादा पसीना आएगा, गर्मी होगी, तो हम तभी बैठ सकते हैं ना जब अपनी बॉडी को हम हाइड्रेट करेंगे या वाटर लेवल को पूरा करेंगे। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है वो शरबत बना के इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि आमों का सीज़न आ रहा है तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और शेक्स और जो जूसीज़ हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे हकीम इसहाक सुल्तान साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है और बहुत से जो नौजवान हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी आप बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है? फ्रोज़न शोल्डर, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कंधा जाम होना, कंधा जाम होना, और मेडिकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ये बड़ा कॉमन सा इशू है, ये हर उस बंदे में है जो एक्टिविटी नहीं करता शोल्डर से। अगर आप अपने शोल्डर को मोबाइल रखते हैं, इससे एक्टिविटी करते हैं, तो आप में फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फ्रोज़न शोल्डर दरअसल एक प्राइमरी डायग्नोज नहीं होता कभी भी, ये हमेशा सेकेंडरी होता है। फ्रोज़न शोल्डर किसी का कोई कंधे का मसला हुआ
कोई गिरा, उसको पट्ठों की कोई चोट लगी है, उसकी वजह से उसको फ्रोजन शोल्डर होगा। वो किस तरह, अगर कोई गिरा, उसके कंधे में दर्द है, वो क्या करेगा, वो अपनी इस रेंज में काम करेगा, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या है, शोल्डर को एक ही जगह पे रखने की वजह से आपका कंधा जाम होने लगता है, जिसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। ठीक है। अच्छा, अमूमन जो लोग ऑफिस में बहुत देर बैठे रहते हैं और लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके साथ भी क्या मसला होता है, राइट? बिल्कुल, डेस्क जॉब जब आप करते हैं, आपकी ये पोजीशन रहती है हर टाइम, जिसकी वजह से आपका शोल्डर जो है वो बिल्कुल इस नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है। हर उस पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर, हर उस बंदे को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है जिसकी एक्टिविटीज़ में ये मूवमेंट नहीं है या ये मूवमेंट नहीं है। ये दो मूवमेंट ना होने की वजह से आप में फ्रोजन शोल्डर होने के 99% चांसेस। अच्छा, जब लोग सो के उठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है अपने ये नेक के एरिया में और शोल्डर में बहुत दर्द रहती है, तो उसकी क्या वजह होती है? क्या वो भी फ्रोजन शोल्डर है? नहीं, उसमें ये होता है कि पिलो ज़्यादा ऊंचा लेने की वजह से, पोस्टरल इशू की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपके नेक के मसल स्टिफ होते हैं। नेक के मसल की स्टिफनेस की वजह से आपके शोल्डर पे आपको स्ट्रेन फील होता है। ऐसा वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, वो एसोसिएटेड कंडीशन होती है कि आप अपनी नेक को अगर रिलैक्स कर देते हैं, शोल्डर की मूवमेंट जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम डिपेंड करते हैं इसकी स्टेजेस पे। ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं। ओके। सबसे पहली 6 मंथ की स्टेज होती है जिसे कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। अब उसमें क्या आता है, उसमें आपके शोल्डर में पेन आनी शुरू होती है, एक लाइट सी पेन होती है, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हुए आपको पेन होती है। अगर पहले 6 महीने में आप इसको ट्रीट नहीं करते, देन ये चली जाती है फ्रोजन कंडीशन में। उसमें क्या होता है, पेन के साथ आपकी लिमिटेशन आनी शुरू हो जाती है। जैसा मैंने बताया, एक ये मूवमेंट, एक ये मूवमेंट और एक ये मूवमेंट, ठीक है, ये 3 मूवमेंट्स आपकी लिमिटेड होनी शुरू हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपका कंधा जाम हो रहा है। जिस तरह किसी ने ब्रश करना है बालों में, उससे ब्रश नहीं होगा बालों में। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे कपड़े पहनने के लिए उसने बाजू ऊंची करनी है, उससे नहीं होगी। तीसरे नंबर पे अगर वो बेड वगैरह पे ब्लैंकेट भी खींचना चाहता है या पीछे से कोई चीज़ उठाना चाहता है, तो उसको स्वेयर पेन होगी शोल्डर जॉइंट में। और ये तीनों चीज़ें, ग्रिप भी नहीं होती उस हाथ की ज़्यादा नहीं होती, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि उसका शोल्डर जो है वो फ्रोजन हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक साइड के शोल्डर में मसला हो, आपको सिर्फ राइट साइड पे मसला हो या सिर्फ लेफ्ट साइड पे मसला हो? बिल्कुल, फ्रोजन शोल्डर में मेजरली यही होता है कि यूनिलेटरल होता है, एक साइड पे ही। जिस तरह मैंने बताया कि आप अपनी एक्टिविटीज़ लिमिटेड करते हैं, आपने अपनी एक साइड की एक्टिविटीज़ लिमिटेड की हैं या दोनों साइड्स की, ये आप पे है। ज़्यादातर लोग क्या होता है, उनमें राइट साइड का देखने को मिलता है। वो क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करते, लेटे रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा लेटने की वजह से भी कंधा जाम होता है। ठीक है। अब एक और अगर हम कंडीशन की बात करते चलें तो फालज जिसे हम कहते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट में कंधा जाम होना बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्ट्रोक है, उसमें पेशेंट की रिहेबिलिटेशन हो रही है, वो चल फिर रहा है, लेकिन वो कंधा अपना ऐसे ही रख रहा है, उसका ये एक पोस्चर बना हुआ है। उसको कहा नहीं जाता कि अपने दूसरे हाथ से पकड़ के अपने हाथ को नीचे करे, जिस वजह से क्या है, उसका कंधा जाम होने लग जाता है। और स्ट्रोक से तो वो रिकवर कर जाता है, लेकिन बाद में उसकी मूवमेंट बड़ी लिमिटेड सी रहती है। तो जिस वजह से हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इसका कंधा जाम हो रहा है। हमें यही लगता है कि फालज की वजह से हुआ था, यह वैसे ही रहेगा। ठीक है। अच्छा ये बताएं फिर इसका इलाज क्या है, क्या हल है इसका? इसके इलाज में सबसे पहले मैं पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ, एक्सरसाइजेस। आप फ्रोजन शोल्डर होने ही ना दें, एक्सरसाइजेस करें। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर होता है तो फिर आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं। आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है। इसमें और भी बहुत सी इंटरवेंशंस हैं, जिसमें इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉयडल इंजेक्शंस हैं शोल्डर्स में लगते, जो हमारे पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो लगाते हैं। लेकिन उसमें जो मैंने एक क्लिनिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग पेशेंट्स में देखा, उसमें रीअकरेंस है। पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसका कंधा घुमा दिया जाएगा, कुछ टाइम बाद उसका कंधा दोबारा से जाम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी रीअकरेंस से बचने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें मूवमेंट गेन करनी होती है, ताकि ये दोबारा से ना हो। और दूसरे नंबर पे अगर कोई यंग पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके अंदर कंधा जाम होने की एक और बहुत बड़ी रीज़न होती है, वो ये होती है ओवर यूज़ एक्टिविटी। आप जिस तरह पैडल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कोई भी गेम करते हैं, ओवर यूज एक्टिविटी की वजह से कोई मस्कुलर इंजरी आई, उसकी वजह से आपका कंधा जाम होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कुछ एक्सरसाइजेज आप करके दिखाएं, कोई स्ट्रेचेस हमें बताएं जो हम कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए।
अगर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करते चलें, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप देखेंगे वो पेशेंट अगर अपनी बाजू को उठा रहा है वो इस तरह से उठाएगा, वो क्या है अपने पोस्चर का सहारा लेके अपनी बाजू को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, वो इटसेल्फ नहीं उसको उठा सकेगा। अब उसमें क्या करना है, आपने अपनी बाजू को ऊपर उठाना है और अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट करना है, जहाँ तक ले जा सके वहाँ तक ले जाके उसे होल्ड करना है, पेन को बेयर करना है और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। इसी तरह आपने दूसरी मूवमेंट क्या करनी है, इसमें हम स्टैंडिंग में करके बताएंगे कि इसी तरह आपने कोई भी बैंड वगैरह घर पे ले लेना है, उसको अपने पाँव के नीचे ऐसे रखना है, बिल्कुल इस तरह। अगर आपका ये कंधा जाम है तो आपने इसको इस तरह से ऊपर उठाना है, ये इसको करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड होल्ड करें, रिलैक्स, फिर ऊपर उठाएं, 10 सेकंड होल्ड करें, रिलैक्स। इसी तरह आपने एक ये मूवमेंट करनी है। इसके साथ आप एक और मूवमेंट कर सकते हैं, अगर दोनों कंधों को, एक कंधे में आपके सिम्टम आ रहे हैं और दोनों कंधों को आप बचाना चाहते हैं, इसी तरह अपने पाँव के नीचे रख के एल्बोस को स्ट्रेट करके आपने ये मूवमेंट करनी है। ठीक है, ये 3 मूवमेंट्स होने के बाद चौथी मूवमेंट आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के लिए, इस तरह से पकड़ें और इस तरह से पकड़ें, ये पकड़ के आपने ये मूवमेंट करनी। ठीक है, तो डांस स्टेप बता रहे हैं आप एक फेमस गाने का। इसी तरह है कि जिस तरह आप टॉवल पकड़ के तो उसे अपनी बैक पे इस तरह फेर रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के लिए। 4th एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, आप अपने दूसरे हाथ से इसको पीछे से पकड़ लें। अगर आपका ये वाला कंधा जाम है, राइट वाला, तो आपने इसको ऐसे आगे लेके आना है। ये आपकी मूवमेंट्स जो हैं ये आपको कंधा जाम से बचाती हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें वॉल की एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिनको हम दीवार के साथ कर सकते हैं। जिस तरह दीवार के साथ एक्सरसाइज करना हर एक के लिए पॉसिबल है, तो इसमें सबसे मेन एक्सरसाइज जो हम करते हैं, सपोज ये इसके ऊपर आपने क्लाइंबिंग एक्सरसाइज करनी है, ऐसे। ओके, ठीक है। ये जितना ऊपर तक आप लेके जाएं उसको जाके होल्ड करें, फिर और ऊपर लेके जाएं। इससे क्या है, आप देखेंगे आपके शोल्डर में एक स्ट्रेन आएगा जिससे कंधा जाम के जो सिम्टम्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऊपर लेके जाएं और खुद वॉल के साथ इस तरह हो, ठीक है, ऐसे। इस तरह आपने क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को मूव करना है और शोल्डर को आपने एक ही जगह पे फिक्स रखना है। ये मूवमेंट जो है ये भी आपके कंधा जाम के जो सिम्टम्स हैं उनको उनसे प्रिवेंट करती है। उसके बाद आपने एक एक्सरसाइज लास्ट करनी है, कोई भी पानी की बोतल वगैरह ले लेनी है या कोई भी चीज़ लेके उसको 10 टाइम क्लॉकवाइज, ठीक है, और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करना है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं कि अगर किसी में भी कंधा जाम के सिम्टम आते हैं तो उसको बिल्कुल रिकवर कर देंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, किन लोगों में ज़्यादा खतरा होता है फ्रोजन शोल्डर का? डायबिटिक पेशेंट में। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा खतरा होता है, या ऐसे पेशेंट जिनकी इमोबिलिटी है, मोबाइल नहीं है ज़्यादा, या तीसरे नंबर पे वो पेशेंट जो ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं और अपने शोल्डर की मूवमेंट बड़ी लिमिटेड सी रखते हैं। मतलब कि उनकी हर मूवमेंट एक टेबल के लेवल पे है, एक डेस्क के लेवल पे उनकी हर मूवमेंट है, कोई अपर एंड की मूवमेंट नहीं है, उनमें फ्रोजन शोल्डर होने के 100% चांसेस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या सिर्फ फिजियोथेरेपी है या जो हमारी मेडिकेशन है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, इसमें मेडिकेशन को आप पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो इस तरह से कि जब आप अपनी मूवमेंट्स को गेन कर रहे हैं उस दौरान आपको पेन आ सकती है, जब आप रिस्टोर कर रहे हैं अपनी मूवमेंट्स को, उस पेन से बचने के लिए आप पेन किलर्स का सहारा ले सकते हैं। मैं इसमें पेशेंट को रिकमेंड यही करता हूँ कि पेन किलर्स की जगह आप जो ट्रॉपिकल हैं, काफ़ी किस्म की हमारे पास आती हैं पेन रिलीविंग क्रीम्स, उनको आप अप्लाई करें और उसके साथ आप मूव करें। ये बड़ा बेस्ट है। जो पेन रिलीविंग क्रीम्स आती हैं उनको आप जेल आती हैं, हाँ उसका कूलिंग इफेक्ट ना हो, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी, कूलिंग इफेक्ट ना हो, हीटिंग इफेक्ट हो। उसको आप थोड़े से ऑलिव ऑयल में मिक्स करके तो उसका आप मसाज करें साथ, और साथ आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें। इसमें आपको किसी पेन किलर की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए अगर आप हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं हैं तो आपको दूध में हल्दी साथ लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो फ्रोजन शोल्डर है क्या ये ऑपरेशन और सर्जरी की तरफ भी जा सकता है? इतना डेंजरस होता है ये? देखिए, कुछ केसेस में आप अगर देखें जब सर्जरी की तरफ जा रहा है तो उसकी प्राइमरी रीज़न फ्रोजन शोल्डर नहीं होती। अब जिस तरह मैंने बताया, फ्रोजन शोल्डर सेकेंडरी डायग्नोज है। किसी के, अब हमारे कंधे में 4 मसल होते हैं जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ,
ठीक है। रोटेटर कफ की अगर किसी को इंजरी हुई है तो फिर उसकी वजह से सर्जरी हो रही है। रोटेटर कफ की इंजरी की वजह से उसने लिमिटेशन की, फ्रोजन शोल्डर साथ हो गया, अब जो उसकी सर्जरी होगी वो उसकी रोटेटर कफ की। तो ये इंजरी होती कैसे है? रोटेटर कफ की इंजरी बड़ी कॉमन है, कोई गिरा है, कहीं भी गिरने की वजह से हो सकती है, क्रिकेट खेलते हुए हो सकती है, बच्चे को गिर के हो सकती है, आपने पीछे से कोई चीज़ जोर से खींची है उसकी वजह से हो सकती है। तो ये 4 मसल जो हैं ये हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। चारों में से किसी एक में भी इशू आए तो आपको रोटेटर कफ इंजरी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए? इसके लिए एक लास्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो ये है कि अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऊपर करें और ये मूवमेंट परफॉर्म करें। इसको करने के लिए आपने पहले अपने हाथ को ऊपर की तरफ करना है, फिर जब आप इस तरह लेके जाएंगे आपको एक स्ट्रेच फील होगा, और जितना लेके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको पॉपिंग साउंड भी फील होंगी शोल्डर में, तो उससे आपने घबराना नहीं है। तो ये सब एक्सरसाइजेज अगर रूटीन में ऐड रखते हैं तो आपको कंधा जाम कितना भी पुराना है ये इजीली रिकवर हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है तो ये मंथ एंड 1.5 मंथ ले जाएगा। अगर आपके एक्यूट फेज में है तो माइट भी पॉसिबल इन अ सिंगल डे वो ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को वैसे मसल में स्टिफनेस रहती है, उनको खिंचाव रहता है, क्या वो भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल का अगर स्पैज़म है, मस्कुलर स्पैज़म की वजह से भी कंधा जाम होता है। तो अगर आपको नेक का स्पैज़म है, जिससे हमने बात की कि पिलो की वजह से या स्ट्रेस की वजह से नेक का स्पैज़म है, वो ये साथ एक्सरसाइजेज एडअप रखें तो उससे कंधे को भी उनके रिलीफ होगा और नेक को भी। साथ वो एक्सरसाइजेस क्या ऐड कर सकते हैं, वो शोल्डर श्रगिंग ऐड कर सकते हैं। श्रग करें अपने शोल्डर को इस तरह से, और अपने नेक की 1 2 3 4 ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट अपने नेक की रखें। साथ जो हमने एक्सरसाइजेस बताई हैं इनको अपनी रूटीन में ऐड रखें। फ्रोजन शोल्डर ऑटोमेटिकली इसमें ठीक है। तो हम फ्रोजन शोल्डर के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके, और कब ये डेंजरस हो सकता है, और घर में भी हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद थे, डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज बात करेंगे कि अगर आपके घर में भी एक से ज़्यादा बिजली के मीटर लगे हुए हैं तो ये ख़बर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्को और तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने अब ऐसे घरों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी यानी सस्ती बिजली का फ़ायदा उठाने के लिए एक ही घर में 2 या 3 सिंगल फेस मीटर चला रहे हैं। अब ऐसे घरों की सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही है और बिल 2 गुने हो रहे हैं, और इसके अलावा सिंगल फेस के नए कनेक्शन की फ़ीस में भी भारी इजाफा कर दिया गया है, और अब डिजिटल स्मार्ट मीटर्स लाए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले की असल हकीकत क्या है, अब आवाम को क्या करना होगा, और लेस्को की नई पॉलिसी क्या है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फ़हद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़हद, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो नई पॉलिसी है सिंगल फेस मीटर वाली, ये एक्चुअल में है क्या? देखें, ये एक हुकूमत की जानिब से यानी कि पावर डिवीज़न की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें उन्होंने जो सब्सिडी दी जा रही थी जो प्रोटेक्टेड सारिफ थे उसको महदूद करने का फ़ैसला कर लिया है। अच्छा, महदूद अब वो कैसे किया जाएगा? ये एक इनका IMF के साथ एक मुआहदा है जिसके तहत बिजली और गैस दोनों कंपनियों के सार्फिन की जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। अच्छा, उसमें वो कर क्या रहे हैं कि हमारे सिर्फ जो उन्होंने ना एक आए हैं बिल के ऊपर QR कोड जो कि चल भी नहीं रहे और स्कैन भी नहीं हो रहे, चल भी नहीं रहे, वो बहुत लोगों को मसाइल उस QR कोड के आ रहे हैं। अच्छा, वो QR कोड क्या है? उस QR कोड को आपने स्कैन करना है, उस स्कैनिंग के बाद वो आपसे जो है वो मुख्तलिफ आपके जो है वो बारे में तफसीलात मालूम करेगा। तफसीलात में ये भी चीज़ आएगी कि क्या आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारी मालूमात क्या इनको ऑलरेडी नहीं पता? सब कुछ पता है, मगर वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो ड्रामा हो रहा है सिर्फ, क्योंकि वो QR कोड तो स्कैन भी नहीं हो रहे और वो सही से प्रिंटेड भी नहीं है। अच्छा, वो मैं आपको जो इसमें मेन चीज़ है, जो खबर है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो खबर ये है कि अब जितने भी सब्सिडी लोग ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी तादाद में लोग सब्सिडी ले रहे हैं जिन्होंने अपने घरों में 2 या 3 मीटर लगवा के वो 200 यूनिट से कम
तक जो है वो उसको रखते हैं, बड़े मसाइल हैं लोगों के। तो इसमें हर्ज तो कोई कोई हर्ज नहीं बिल्कुल। है। देखिए ये सारिफ का हक है, वो जिस तरह मर्जी करके अपने अपने जो है वो उसका क्या नाम है अपने वसाइल के मुताबिक चले ना, तो ये वसाइल का हक है वो कर रहा है, मगर हुकूमत को ये भी कबूल नहीं है। अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने वो डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब वो करेंगे क्या कि सिर्फ उस बंदे को सब्सिडी देंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये QR स्कैन कोड स्कैनिंग के लिए जो दिया हुआ उन्होंने, इसका सिर्फ मकसद ये है कि वो बंदे रजिस्टर्ड हों जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, वही इधर रजिस्टर्ड होंगे, तो जो है ना वो बाकियों की सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। अब देखें मामला ये हैं, और कह रहे थे कि जी ये भी एक र्यूमर्स चल रही हैं कि जिस घर में 2 मीटर हैं वो उसका 1 मीटर ख़त्म कर देंगे या ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें अब एक घर है जो हमारे यहाँ पर सोसाइटी का एक हिस्सा है कि अगर हम 3 भाई हैं तो हमने तीनों ने एक घर में ही ऊपर नीचे 3 पोर्शन बनाए हुए, एक घर में रहते हैं, ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे तो मीटर लगाने का हक है जो मैं नीचे वाला एक घर में रहता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन वाले को नहीं है, उससे ऊपर वाले पोर्शन को नहीं है, तो ये सबका हक है ना, एक सारिफ का हक है। स्टूपिडिटी नहीं है क्या गवर्नमेंट को? ये चीजें नजर नहीं आ रही है क्या? करना क्या चाह रही है ये अवाम दुश्मन गवर्नमेंट? देखिए करना ये चाह रही है कि अवाम को जो सब्सिडी हुकूमत दे रही है वो इनको हजम ही नहीं हो रही, ठीक है ना। IMF को भी जो है ना वो देखे हमारे इस वक्त जब आप हर चीज का इल्जाम IMF पे लगा देते हैं। नहीं IMF ने तो कहा है अवाम को दे रिलीफ। सुने तो सही, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है, इसलिए आपने उसमें इंटरप्ट किया, इसलिए उसकी समझ नहीं लगी आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि हुकूमत, मैं नहीं हर चीज का इल्जाम देता, हुकूमत हर चीज IMF पे डाल देती है, ठीक है। यही तो मैंने बात की है। अब करते क्या है, अब होना क्या चाहिए, जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि हुकूमत IMF को कन्विंस ही नहीं कर पा रही ना कि भाई ये हमारी आवाम जो है वो इस वक्त मरने की डगर पे है, बुरे हालात हैं, आगे ईद है, कोई सूरत हाल नहीं लग रही। अब मंडियां जाके देखें सुनसान पड़ी हैं, कारोबार है कोई नहीं, लोगों में कुव्वते खरीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जो बंदा फिक्स जिसकी सैलरी है वो मर गया है इस वक्त, ठीक है ना। तो अजीब ही सूरत हाल इस वक्त हो गई है। अभी वो आपने वो ये सब्ज़ मसाला जात की कीमतें सुनी है, इसके बाद जो खुश्क मसाला जात है उसकी भी कीमतें सुन लें, गोश्त, सब्ज़ी और दीगर चीज़ों की कीमतें सुन लें, तो पेट्रोल है, गैस है, हर चीज़ अजीब इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल बनी हुई है कि जो मिडिल क्लास लोग थे, जो सफ़ेद पोश लोग थे, जिनको वाइट कलर लोग कहा जाता है, वो इस वक्त मरने के करीब पहुंच गए हैं, बुरे हालात हैं। ये हर चाहती भी यही है। हाँ जी, ये हर घर के हालात हैं, ये हम लोग भी उसमें शामिल हैं, ठीक है ना, जो सूरत हाल है। तो इस वक्त जब आवाम को रिलीफ देना चाहिए था हुकूमत को, कि इस वक्त आवाम को सब्सिडी की सूरत में रिलीफ देना चाहिए, जिस चीज़ में रिलीफ देना चाहिए उस चीज़ में रिलीफ आप दे नहीं रहे, ठीक है। देखें मेन बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं किसी भी सारिफ की या किसी भी शहरी की, बिजली, गैस, पानी, ये 3 चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात हैं ना, बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं। तो इन 3 चीज़ों पे आपने इतना टैक्स लगा दिया है, इतना टैक्स लगा दिया है, ठीक है, कि वो ये 3 चीज़ें ही जो है वो बंदे की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अब होगा क्या अल्टीमेटली, जब ये चीज़ें सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, लोग चोरी की तरफ आएंगे, बिजली चोरी में इजाफा होगा, ठीक है, हुकूमत का 2 गुना नुकसान होगा। तो मगर क्या है, बिजली हमारी एनुअल इतनी चोरी होती है, अब लोग बिजली चोरी करना एक समझते हैं कि नहीं यार ये हमारा हक है। बिल्कुल। और जो सूरत हाल है इस वक्त, देखिए जितनी महंगी बिजली हो चुकी है, लोग, अब आप थोड़ा सा देही इलाकों की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा सरहदी इलाकों की तरफ चले जाएं, लोग बिल देने की आदत ही नहीं है उनको, कहते हैं यार हम क्या करें, इतनी महंगी बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, तो हम चोरी करेंगे। वो 3-3, 4-4 FIR, 5-5 FIR उन पे। अभी कल एक एहतजाज हुआ है लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर, वो ये सरहदी इलाकों के लोग थे जिनकी 4 दिन से बिजली कटी हुई थी, और वो जो लेस्को का उसमें मौक़िफ़ है, लेस्को कह रही है जी बिजली चोरी करते थे इन इलाकों में, जिसकी वजह से हमने जो है वो बिजली काट दी। अब ये सूरत हाल होती जा रही है, लोग इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं होती लोगों से, इस वजह से। अब सब्सिडी थी, मेरे जैसे बंदे ने, या जो कोई मिडिल क्लास बंदा है जो जिसने सफ़ेद पोश बंदा था, उसने मुश्किल काट के 25-25 हज़ार रुपया जमा करवा के, अभी थोड़े दिन पहले ही 22-23 हज़ार रुपये का डिमांड नोट हुआ है। इससे पहले 35-40 हज़ार रुपये का डिमांड नोट बनता था और 35-40 हज़ार का सिंगल फेज मीटर लगता था।
35-40 हज़ार रुपया लगा के उस बेचारे ने सिंगल फेज मीटर अपने घर में 2 किए हैं, ताकि उसका जो 400 यूनिट चलते थे वो 2-2 में डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसका बर्डन कम हो जाए। मगर अब इन्होंने ये भी नहीं देखा, ये भी इनको कबूल नहीं है। और उसके बाद आप देखें सोलर वालों के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये अब हुकूमत तो पूरे किसी तरफ आवाम को सुकून लेने नहीं दे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में आप सिर्फ लेस्को का डाटा सिर्फ निकाल लें, सोलर के जो एक्सपोर्ट यूनिट है वो सार्फ जो बना रहा है उसको उतने नहीं मिल रहे। ट्रू। पेट्रोल की बात करें उस पर भी ले भी तो नहीं, मैं कहूँगी भत्ता ले रही है हमारी फेडरल गवर्नमेंट, और हर चीज़ में महंगाई है, और ऊपर से अगर वो सब्सिडी दे ही रही है वो भी ख़त्म कर रही है। तो ये बताएं, जो जिन कंपनीज़ के आप नाम ले रहे हैं जैसे लेस्को, क्या आपको लगता है कि हम इनको प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रहे हैं? देखें तो ये तो हुकूमत बारहा कह चुकी है, उनका मकसद ये है कि हमने बिजली की तकसीमकार तो कंपनियों ये को सब प्राइवेट कुछ करना है। इसीलिए हो रहा है? हाँ जी, ये सब कुछ वही मामला चल रहे हैं। आप देखें ना, 3 कंपनियां तो उन पे तो तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है ना, फेस्को, गैपको और तीसरी शायद आइस्को है या एमएपको है, 3 कंपनियां उन पर तो बात हो चुकी है, उनकी तो बिल्कुल यानी कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद अगली कंपनी तकसीमकार कंपनियों की बारी है। तो ये तो हुकूमत तो बारहा कह चुकी है, और सारे आम कहती है। थोड़े दिन पहले वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने जो है वो उनके साथ एक सेशन था जर्नलिस्ट का, तो उन्होंने उसमें साफ अल्फाज में कहा जी हम इसको जो है वो करेंगे प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं। और नुकसान क्या होगा? देखें अब नफ़ा, इसमें अब नफ़ा क्या हो रहा है हमें, ये बताए ना ज़रा। आप देखें चोर बाजारी है, ठीक है, और बिलिंग, बिजली चोरी की मद में डिटेक्शन बिल, अरबों रुपए के लोगों को डिटेक्शन बिल डाले हुए हैं, 25% तक, 25% भी उसकी रिकवरी नहीं है। गलत जिनको डिटेक्शन बिल डालने उन्होंने कहाँ रिकवरी देनी है, यानी जिनको ओवर बिलिंग होनी है उन्होंने कहाँ रिकवरी देनी है। तो ये सूरत हाल है। देखिए इसको बड़ा सिस्टमेटिक चलाने की ज़रूरत है। हर यानी कि अब देखें ना, आप अपना घर का जो बजट बनाती है ना, सबसे पहले उसमें बिजली आएगी, सबसे पहले उसमें बिजली आएगी कि यार बिजली का बिल कितना आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिजली का बिल आप अगर देखें, अब जो प्रोटेक्टेड सार्फ थे, एक प्रोटेक्टेड सार्फ को पहले जो 100 यूनिट तक हैं वो 7 रुपये कुछ पैसे पड़ते थे यूनिट, ठीक है। अगले 100 यूनिट जो 200 यूनिट तक पहुंचता है ना, अगले 100 यूनिट जो हैं वो 10 रुपये 37 पैसे के थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब फ्लैट 33 रुपये का यूनिट आएगा उसका, जो बिल उसका, यानी कि अगर जिसका 7 रुपये था तो उसका 4 गुना ज़्यादा बिल बढ़ जाएगा। आप हिसाब लगा लें, वो 1 यूनिट इस्तेमाल करे, वो 100 यूनिट इस्तेमाल करे, वो 200 करे, ये 300 करे, उसको 33 रुपये कुछ पैसे एक ही बिल आएगा, एक ही बिल, बिल्कुल टैरिफ एक ही हो जाएगा। वो कैटेगरी खत्म हो गया, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड वाली। अच्छा, इसमें सिर्फ बिजली के प्रोटेक्टेड नहीं है, इसमें गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन भी खत्म कर रहे हैं वो, और नेक्स्ट मंथ शायद वो भी मामला शुरू हो जाए। अल्लाह। हाँ जी, ये ज़राए का कहना है कि गैस के जो प्रोटेक्टेड सार्फ थे उनका भी वो ख़त्म किया जा रहा है सिलसिला, वो प्रोटेक्टेड सार्फ भी ख़त्म किए जाएंगे। और हुकूमत का प्लान है कि इन सब को हम जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐड करें और इनको मंगता बना दें। हम पैसे मांगे, आवाम जो है ना वो पीछे पीछे फिरे, इनको वो काम इज़्ज़त नहीं रहने देनी किसी भी सार्फ की, ये मंगते बन जाएं और मांगते फिरें, बस ये सूरत हाल है। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, आपने 200 यूनिट से नीचे, इतना मुश्किल पॉलिसी है ये कि आपकी सोच होगी, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, लोग खुदकुशियां करते हैं। क्या पता दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के उन्होंने ये भी फैसला किया हो, जैसे मेरी बात सुने, पेट्रोल का फैसला ऐसे ही करते हैं, बहुत बड़ा पत्थर रख के, ये पत्थर के ऊपर रख ही दें सही, बड़े एग्जैक्टली बनता तो यही है, बदुआएं ले रहे हैं हमारी। अब मेरी बात सुने, इस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए इतनी मुश्किल शराइत हैं कि आपकी सोच होगी, एक सार्फ 6 माह तक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेगा, फिर वो प्रोटेक्टेड सार्फ में आएगा। और किसी एक माह में भी 6 माह बेचारा वो मुश्किल काटने के बाद अपने बच्चों को, जिसके घर में एसी है, वो एसी नहीं लगाता कि यार प्रोटेक्टेड से मैं बाहर ना निकल जाऊं, मैं पंखा से चला लूं, कूलर चला लूं, ठीक है। उसके बावजूद देखें, जिसने घर में 200 यूनिट जिसने इस्तेमाल करने हैं ना, ठीक है ना, उसने बड़ी कुर्बानियां भी देनी है, उसने बड़ी चीज़ों को इग्नोर भी करना है, उसने एसी नहीं चलाना, उसने पंखे 2-3 घंटे नहीं चलाने, 2 घंटे चलाएगा, 2 घंटे नहीं चलाएगा, बच्चों को मुश्किल दौर से निकालेगा और उसके बाद वो प्रोटेक्टेड सार्फ में आएगा। अच्छा, उस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के बाद वो हर महीने उसको परेशानी रहेगी कि यार ये, और लेस्को के मुख्तलिफ जो है ना हीले बहानों से उसको
प्रोटेक्टेड से निकालने की कोशिश करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी उसको 5 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देंगे, कभी 10 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देंगे, कोशिश करेंगे कि ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाए, ठीक है ना। वो इस सारी चीज़ों को फेस करने के बावजूद प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेगा, और किसी एक माह को गलती से उसका 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो वो फिर प्रोटेक्टेड से निकल जाएगा और 6 माह तक दोबारा इस्तेमाल करेगा 200 से कम बिजली, और बिजली वो पैसे वो बड़े उसका क्या नाम है टैरिफ के देगा, यानी कि रूटीन वाले टैरिफ के देगा। 6 माह तक उस टैरिफ के पैसे देने के बाद वो प्रोटेक्टेड में आएगा। वो यार ये अजीब आवाम को अजीब, मैं वो तो ना घूम गई हूँ ये बातें सुन ट्रक के, की बत्ती आई पीछे हैव लगा नो दिया है। वर्ड्स हाँ लिटरली। जी। क्या करेगी आवाम, बिल्कुल। और हाँ आवाम जी। तो अब बहुत ही ज्यादा परेशान है, और ऑब्वियसली आवाम पंजाबी की कहावत है ना, आवाम को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ठीक है नहीं, ना? ये शायद वो चाहते हैं पीछे कि फिर सारे रहे हैं जी। खुदकुशी कर ले, कोई बचे ही ना हो, फिर हम हाँ खाली जी। मुल्क पे हुकूमत वो करें, या गरीब जो खत्म करने के ऊपर लिए- एलीट क्लास बैठी हुई है बस उन्हीं का शायद मुल्क है और वही हुकूमत करे। और अवाम तो यही कहती है, जो अवाम का फीडबैक आता है कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस हुकूमत को थोड़ी सी खुदा खौफी आएगी, थोड़ी सी शर्म आएगी, जो कि नज़र तो नहीं आ रही। राना फहद मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।